आपके अनुसार ताजगंज 500 मीटर के नियम में कौन कौन से बदलाव होने चाहिए? सर जो मैंने आपको सबसे पहले बताया सर, वो अमिटमेंट बहुत ज़रूरी है। सर लोग ये ऊपर वो उनकी प्रॉपर्टी सर ज़ीरो हो गई है, वैल्यू नहीं है सर। ताजगंज में प्रॉपर्टी की कोई वैल्यू नहीं है। क्या वर्तमान के जो रूल हैं व्यापारियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं? बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहे हैं सर। जो अधिकारियों की कार्यशैली होती है उसमें आपको क्या सबसे बड़ी कमी दिखाई देती है? बेसिक्स चीज़ से वो भागने की कोशिश करते हैं सर। सर ताजगंज के स्कूलों को लेकर आपकी क्या चिंता है? स्कूलों को लेने की हमारी चिंता है। नगर निगम द्वारा अभी स्कूल थोड़े से बढ़िया तरीके से करे गए हैं। नगर निगम का जो स्कूल है उसमें भी काम हुआ है। गलियों के अंदर तक सिविल लाइन पहुंच गई, वाटर लाइन पहुंच गई, मकान आप बना नहीं सकते हैं। मैसेज दे रहे हैं तो ये अपने स्कूल और ये बच्चों की शिक्षा, सर जितना शिक्षा बढ़ेगी उतना ही देश आगे बढ़ेगा। 100% ये है। पॉलिटिक्स में यूथ कम आए लेकिन पढ़ाई में ज़्यादा जाए, वो बहुत ज़रूरी है सर आज देश के लिए। पढ़ाई तो बहुत मेन है सर। ताजगंज ऐतिहासिक बाजार होने के बावजूद उसकी पहचान क्यों नहीं बन पा रही है? कि ताजमहल के सबसे पास होने के बाद भी इसकी पहचान इसलिए नहीं बन पाई। जो ये कमी रही है सर हमारे डिपार्टमेंट्स की रही है। भैया लोग मर जाते हैं, उनकी कोई कीमत नहीं होती। हम किसी मंत्री को या किसी अधिकारी को हम ब्लेम ना करें। हम जहाँ रह रहे हैं पहले अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं। सर काम करने के लिए सब कुछ झोंकना पड़ता है सर। सक्सेस यही है, आपके पीछे जब तक बुराई नहीं होगी तब तक आपकी अच्छाई नहीं होगी। जब तक आपके 4 लोग बुराई ना करें तो पता कैसे चलेगा कि आपको सक्सेस है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक शर्मा। आप देख रहे हैं फंटास्टिक टॉक्स। दोस्तों जब भी आगरा का नाम लिया जाता है तो दुनिया के सामने ताजमहल की खूबसूरत तस्वीर उभर कर आती है। लेकिन ताजमहल के ठीक साए में बसा ताजगंज आज भी कई मूलभूत समस्याओं से जूझ रहा है। करोड़ों पर्यटक यहाँ हर साल आते हैं, लेकिन क्या ताजगंज को वह सुविधा पहचान मिल पाई है जिसका वह हकदार है? आज हम बात करेंगे ताजगंज के विकास, स्थानीय व्यापारियों की चुनौतियों, 500 मीटर के नियम, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, पर्यटक, प्रशासनिक समस्याओं पर। इन सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं श्री चैतन्य अरोड़ा जी। ताजगंज 500 मीटर बाजार संगठन के संस्थापक हैं और पिछले कई वर्षों से ताजगंज के अधिकारों विकास के लिए लगातार आवाज उठा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह विशेष चर्चा ताजमहल के साए में, ताजगंज के साए में ताजगंज की समस्या और समाधान। सर स्वागत है फंटास्टिक टॉक्स में। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। मैं आपके काफ़ी शोज़ देखता रहता हूँ सर। मैंने काफ़ी आपका देखा है, बड़े बड़े टॉपिक्स पे मैंने बात करते हुए देखा सर। बहुत अच्छा लगता है, मन को छूने वाली चीज़ें हैं। और आप जो पूछते हैं, प्रश्न जो पूछते हैं, वाकई में वो लोगों के दिल को छू रहे होते हैं सर। मैंने देखा है बहुत ज़रूरी है सर अपनी बात आगे तक पहुँचाना। जो आप रास्ता, एक प्लेटफॉर्म आपने रखा है, मुझे बहुत अच्छा लगा और इसके लिए मैं आपको सर दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर ये आप सभी के लिए है, क्योंकि आप जैसे गेस्ट हमारे इस पॉडकास्ट में आते हैं उससे ये बढ़ रहा है। और हम इसको चाहेंगे कि समाज के जो मुद्दे हैं उन पर रखते रहें और अपनी राह को रखते रहें, जिससे जो लोग यहाँ से, सबसे बड़ा जो अमन ने ये स्टार्ट किया था तो ये सोच के लिए किया था कि इससे जो कोई भी बात निकले वो समाज के लिए एक भलाई का कार्य करे। मैं सर वो ही देखता हूँ और आपको दिल से थैंक्स करना चाहता हूँ। आपने जिस तरीके से ताजगंज को मुद्दों को देखते हुए आपने मुझे इनवाइट किया सर अपने प्रोग्राम में सर, मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक तरीके से आपने जो दर्द समझा तो मुझे बहुत अच्छा लगा सर। ये आपके प्लेटफॉर्म से ये आगे तक जाएगा, तो इसका लिए मैं सर आपको बहुत बहुत दिल से आपको शुक्रिया करना चाहता हूँ सर। सर सबसे मैं पहले आपसे सवाल करूं कि आप थोड़ा सा अपना परिचय बताइए और जो ताजगंज के जो 500 मीटर का जो बाजार है वहाँ की क्या समस्याएं हैं? सर मेरा नाम सर चेतन अरोड़ा है। प्यार से लोग मुझे प्रिंस के नाम से जानते हैं। मैं सर बहुत बचपन से सर मैं संघर्ष कर रहा हूँ सर। एक्चुअली मेरे पिताजी, जब मैं 9th क्लास में था, जब फर्स्ट टर्म कर रहा था, तभी बीच में पिताजी का अकस्मात निधन हो गया था। पापा हम लोगों को 12 साल की उम्र में छोड़ के चले गए थे। 2 सिस्टर मुझसे बड़ी थी, उनकी शादी उनके बाद ही हुई। वो करा तो सर इसलिए पढ़ाई छोड़ के दुकान पे आना पड़ा सर। और मेरे चाचा ने मेरा बहुत सहयोग किया है। बैंक में थे, बैंक से आने के बाद अपने बच्चों को भी देखना, मुझे भी देखना, तो काफ़ी उन्होंने मेरा सहयोग किया है।
दुकान पे मुझे बहुत सारा लगाया है। और आज काफ़ी चीज़ें जो पहचान दिलवाई ताजन में उस समय, तो चाचा की वजह से ही काफ़ी वो रही। बाकी हमारे हमारे परिवार में सर संघर्ष करने वाले लोग हैं। हमारे चाचा भी एक फाइटर है, अच्छा। तो उनको भी अभी कैंसर हो गया था, तो इस उम्र में भी उन्होंने कैंसर का पूरी लड़ाई लड़ी और फिट फाइन होके आए। वाह। तो सर हमारे परिवार में डरने वाले नहीं है सर, हाँ, और लड़ने वाले लोग हैं। बहुत सुंदर। तो उन्हीं के पद चिन्हों पे सर हम चलते हैं, और काफ़ी हम आगे तक अपने परिवार से प्रेरणा लेते हुए हमने आगे ये अपने ताजगंज की लड़ाई हमने संघर्ष किया। मैं पहले अकेला चलता था, फिर उसके बाद मैंने एक संगठन बनाया। हमारे संगठन के लोग हैं, मैं उनको भी दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा। हमारा 15 लोगों का संगठन है। हमारे वहाँ अध्यक्ष हैं श्री कृष्ण मुरारी अग्रवाल जी, हमारे उपाध्यक्ष जी हैं ब्रिजमोहन अरोड़ा जी, हमारे सचिव हैं रामू प्रजापति जी, नरेश सहगल जी, शिवनाथ जाजन जी, मयंक अग्रवाल जी, और ये हमारे अंजुम जी और इस्माइल खान जी, और सैयद एक रिटायर्ड हमारे सीओ रिटायर्ड हैं, वो हमारे सैयद वो हमारे साथ हैं संगठन में। और हमारे शिवम शर्मा जी हैं, और काफ़ी लोग हैं हमारे संगठन में। 15 लोगों का संगठन है, और इन्होंने मेरा सर साथ दिया इस मिशन में। रविंदर वर्मा जी हमारे संस्थापक हैं। तो हम सब ने मिल के सर एक संस्था बनाई, ताजन 500 मीटर, अपने व्यापारियों को जोड़ा। 400 के करीबन हमारे व्यापारी हमसे जुड़े हुए हैं सर। इन लोगों ने सबने साथ दिया इस लड़ाई में। आज ये सर छोटी सी लड़ाई नहीं है, बहुत बड़ी लड़ाई हो गई है, और काफ़ी लोग मेरे इसमें मदद करते हैं। सर आप कई वर्षों से ताजगंज को मुद्दों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? सर पहले तो मैं एक 9 साल की उम्र से जैसे ही देखा दीदी लोगों का, चाचा जी ने तो कहा था पढ़ाई करनी है तो आप करो, लेकिन फिर मैंने देखा देखो 2 सिस्टर्स हैं, और चाचा जी के ऊपर भी अपना परिवार है। तो फिर मैंने वही चाचा जी से बात करके, चाचा जी मैं बैठूँगा दुकान पे, लेकिन मैं अभी थोड़ा उन्होंने पूरा सपोर्ट दिया। 5 बजे बैंक से आना, फटाफट अपना नाश्ता वाश्ता जो भी लेके फिर सीधे 6 बजे मेरी दुकान पे आ जाते थे। पूरा सपोर्ट देते थे। संडे को पूरा मेरे संग बैठते थे। अपनी बच्चों के लिए भी उन्होंने थोड़ा सा टाइम उस समय कम देके मेरे को ज़्यादा टाइम दिया। तो उसके बाद सर मैं अपनी दुकान पे बैठने लगा। फिर 2017 में सर थोड़ा सा राजनीति, वैसे पॉलिटिक्स मैं थोड़ा जब चाचा जी को फॉलो करता था, तो हम संघ में, चाचा जी संघ सेवक थे, तो हम ध्वज हमारे घर पे रखा जाता था। तो चाचा जी जब सुबह जाते थे सैलीबुर्ज पार्क, तो मैं भी उनके संग जाता था। तो काफ़ी वहाँ सीखने को मिलता था। वो बहुत चीज़ें, संघ वाले बहुत चीज़ें बताते हैं, और संघर्ष करना और आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ना सिखाते हैं। जिस तरीके से विक्टोरिया पार्क जाता था, उसमें पौधों की घास की वो लेके आंखों में डालने के लिए, तेज रोशनी के लिए, ये सब चीज़ें, पैरों को नंगे पैर करके मलना। तो संघर्ष तो सर शुरू से देखा है, और आत्मसम्मान भी शुरू से ऐसे संगठनों में रहे हैं, जैसे अपनी बात किसी से दबना नहीं है, अपनी बात रखनी है। बीच में जब मैं दुकान जाता था, और फिर हमारे इस समय पूर्व विधायक, पहले वहाँ विधायक थे, तो हमारे छावनी से चुनाव लड़ रहे थे 2012 में, माननीय श्री गुतारी लाल दुबे जी। तो उनसे मैं मिला, और मैंने ताजगंज के लोगों के लिए काफ़ी समरे उनसे मांगी, और उन्होंने लगाई। उनसे बहुत अटैचमेंट होती गई, एकदम फैमिली जैसे रिलेशन होते गए। जब मैंने उनसे, उनके विधायक काल में रहते हुए जब मैंने उनसे कहा, तो बहुत चीज़ें वहाँ पर उन्होंने हमारे कहने से करवाई। तो फॉलो मैं उन्हीं को करा, उन्हीं से थोड़ी राजनीति सीखा। तो राजनीतिक गुरु हैं एक तरीके से वो हमारे। तो वहीं से वो भी इस तरीके की राजनीति करते थे कि कोई भी अधिकारी आए जिससे काम कराना है, तो बिल्कुल एकदम कैसे अपनी आत्मसम्मान की लड़ाई नहीं, जो काम पब्लिक के लिए कराना है तो कराना है, उसके लिए किसी हद तक भी जाना पड़े। तो उसको फॉलो करते करते हम एकदम राजनीति में आए। हमारे खानदान में दूर दूर तक वैसे कोई पॉलिटिकल वो नहीं है, बस चाचा जी हमारे संग में रहे थे, और काफ़ी अच्छी तरीके से उनको ही हम ये करते हुए, आदर्श मानते हुए आज ये हम यहाँ तक पहुँचे हैं। सर आप लगातार डिस्पेंसरी का मुद्दा उठाते हैं, आखिर आपको लगता है कि उसकी वहाँ कमी है बहुत ज़्यादा? जी, उसकी बहुत कमी है सर। डिस्पेंसरी होना बहुत ज़रूरी है। डिस्पेंसरी सर वो याद है ताजगंज के लोगों की, वो 100 साल पुरानी डिस्पेंसरी है। मेरे दादा, मेरे पिताजी और मेरा, मतलब सभी ऐसी पीढ़ी बाई पीढ़ी उस डिस्पेंसरी से अटैच है। तो सर वो डिस्पेंसरी इसलिए भी होना ज़रूरी है, टूरिस्ट एरिया आपका, अंग्रेज़ों के टाइम की डिस्पेंसरी, ताजमहल के साउथ गेट के बिल्कुल जस्ट पास में।
कोई मिसहैपनिंग होती है तो आप 15 कदम की दूरी पे डिस्पेंसरी पे आप उसको इलाज देने पड़ते हैं। कई बार आपने अखबार में देखा है एम्बुलेंस खराब हो गई, डिस्पेंसर पेशेंट को ले जाने में दिक्कत हुई। हमारे पास इतनी सुविधा है तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं उसको? उसको कराना बहुत ज़रूरी है सर, वो सबसे मेन मुद्दा होना चाहिए। नगर निगम को उस पर फोकस करना चाहिए। भले ही ये रोड पे जो तिरपाल डाले हैं 2 मिनट के हरे हरे, उससे ज़्यादा ये मुद्दे छोड़ के सबसे पहले ये ज़रूरी है। इसका मुद्दा सर बहुत ज़रूरी है। इस पे हम बिल्कुल सभी अधिकारियों से बात कर रहे हैं। अगर वो लोग इसमें एग्री नहीं होते हैं या डिस्पेंसरी को नहीं बनते हैं तो हम कोर्ट जाने के लिए बाध्य होंगे। हमारे पास सब ऊपर से लेके नीचे तक हमने सब लेटर रख रखे हैं, अपने पास सब है। हम उसके लिए जा सकते हैं और अपने हक हम लेके रहेंगे। जैसे कि आपने बताया, मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि हम अपने हक प्यार से सबसे बात कर सकते हैं, लेकिन हक हम छोड़ेंगे नहीं, अपना लेके रहेंगे, क्योंकि ये हमारे कोई खैरात नहीं है हमारे लिए, ये हमारा हक है। सर आपने देखा होगा कि जब टूरिस्ट आता है हमारे ताजमहल को देखने के लिए, अचानक टूरिस्ट की, वहाँ जो लोग रह रहे हैं उनकी अचानक तबीयत खराब हो जाती है। वो स्वास्थ्य मतलब आजकल इतना हमारा इतना वो नहीं है कि जिससे हम तुरंत उनको इलाज मिल जाए, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सर यही कहना चाहता हूँ, एक तो ताजमहल दुनिया की सबसे, उसके पास ये होना बहुत ज़रूरी है। एक जो अच्छी दुकानें, अच्छा वातावरण हम टूरिस्ट को दे सकें। नगर निगम से एक फैसिलिटी सेंटर होना चाहिए। तीनों गेट में टूरिस्ट के पास बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। किसी की 2 घंटे फ्लाइट लेट है तो उसके लिए वो होटल क्यों खरीदे? अपना एक नगर निगम का फैसिलिटी सेंटर होना चाहिए। उसके लिए मैं लेटर भी दे चुका हूँ। लेकिन सबसे बड़ी हमारी दिक्कत ये है, जब तक कुछ होने वाला होता है उससे पहले ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये हमारी फिर शुरू ABCD फिर शुरू से करो। तो हमारा ये है सर, एक फैसिलिटी सेंटर होना चाहिए नगर निगम द्वारा, जिसमें अतिथि देवो भव का मैसेज होना चाहिए। वहाँ रुका जाए, टूरिस्ट वहाँ रुके, आराम से अपना बैठ सके, उनकी फैसिलिटी होनी चाहिए नगर निगम की तरफ से, और ये बहुत ज़रूरी है। अब हम देख रहे हैं कि ये सर्वेक्षण 2026, हम जब तक चीज़ें नहीं देंगे, प्रोवाइड नहीं कराएंगे, तो हम नंबर 1 कैसे बन पाएंगे? हम बात करते हैं, देखते हैं इंदौर को है, और काम हम सर वो मथुरा वाले मतलब वैसे नहीं कर रहे हैं, छोटे वाले। तो इसके लिए सर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। समाज सेवियों को और जो हमारे पॉलिटिकल लोग हैं उनको आना चाहिए, ताजमहल के पास और बढ़िया करना चाहिए। ये चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है सर। सर ताजमहल के स्कूलों को लेके आपकी क्या चिंता है? स्कूलों को लेने की हमारी चिंता है। नगर निगम द्वारा अभी स्कूल थोड़े से बढ़िया तरीके से करे गए हैं। नगर निगम का जो स्कूल है उसमें भी काम हुआ है इसी तरीके से। जैसे अभी 2 नल वाला खद्दर भंडार भी बहुत पुराना स्कूल है, जिसमें 200 करीबन बच्चे भी उसमें स्टडी करते थे। अभी उसको बिल्कुल 500 मीटर के अंदर ही आता है। अभी उन्होंने उसको तोड़ा है। उसके बाद क्या करा है, क्या परमिशन ली है नहीं ली है, जब उनको मालूम है ताजमहल के आसपास ये इशू है बनाने का, रिपेयरिंग की परमिशन मिल जाती है, लेकिन तोड़ के आप ज़मीन से तोड़ के उसकी परमिशन में दिक्कत आती है, तो फिर क्यों तोड़ रहे हैं आप? कि ताजमहल का हक आप लेना चाहते हैं? मेडिकल आप हॉस्पिटल तोड़ देंगे, आप स्कूल तोड़ देंगे, तो और टैक्स आपको बढ़ाना है। जो टैक्स दादाजी के टाइम पे 200 चलता था, आज वो क्या कहते हैं 2,500 से ऊपर पहुंच गया। और टैक्स आप क्या कहते हैं लेने के हकदार हैं, सब चीज़ें आप लेने के हकदार हैं, लेकिन जो हम उसके लिए हमें आपको फैसिलिटी देनी है वो आप दे नहीं सकते हो। क्यों नहीं दे सकते हैं? गलियों के अंदर तक सिविल लाइन पहुंच गई, वाटर लाइन पहुंच गई, मकान आप बना नहीं सकते हैं। मैसेज दे रहे हैं तो ये अपने स्कूल और ये बच्चों की शिक्षा, सर जितना शिक्षा बढ़ेगी उतना ही देश आगे बढ़ेगा। बिना शिक्षा के देश आगे नहीं बढ़ सकता है सर। ये 100% ये है। पॉलिटिक्स में यूथ कम आए लेकिन पढ़ाई में ज़्यादा जाए, वो बहुत ज़रूरी है सर आज देश के लिए। पढ़ाई तो बहुत मेन है सर, क्योंकि जब तक हमारा यूथ पढ़ेगा नहीं ना, मैं ऐसे बहुत सारे लड़कों को देखता हूँ कि जो कि फालतू में घूम रहा है, वो मतलब इतने नशे बुरे कर रहा है जिसकी उम्मीद नहीं है। एक्चुअली सर पढ़ाई पे से लोगों का पता नहीं क्यों और पॉलिटिक्स की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। कोई मंडल अध्यक्ष बन जाता तो बिल्कुल पढ़ाई के लिए, यूथ के लिए बहुत ज़रूरी है सर। आजकल आपने देखा है कि लोग पॉलिटिक्स में जाके कोई छोटा पद मिल जाता है, मंडल अध्यक्ष है ये जो भी, तो वो बहुत खुशी प्राउड फील कर जाते हैं। लेकिन सर इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है वो है पढ़ाई। एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा हथियार है जितनी पढ़ाई अगर पढ़ेगा उतनी ही दुनिया की ताकत बनेगा वो। सर पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। मेरा कहने का सभी अपने जो आजकल के युवा मतलब जो हैं पेरेंट्स हैं उनको यही कहना चाहूँगा, बच्चों पे ध्यान दें। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है उनके लिए। जितना वो आगे बढ़ेंगे उतना ही देश आगे बढ़ेगा। तो पढ़ाई पे प्लीज़ फोकस करिए। बच्चों को ऐसी जगह ना जाने दें जो उन पर बुरा प्रभाव पड़े। प्लीज़ अपने बच्चों को बचाएं, वो देश का फ्यूचर है। अगर फ्यूचर हमारा स्ट्रॉन्ग रहेगा तभी हम अमेरिका, चाइना इनकी टक्कर ले पाएंगे।
तो ये पढ़ाई से ही हो सकता है संभव, और उसके अलावा नहीं हो सकता है सर। ताजगंज ऐतिहासिक बाजार होने के बावजूद उसकी पहचान क्यों नहीं बन पा रही है? सर काफ़ी टाइम से ताजगंज की ये वो रही है कि ताजमहल के सबके पास, सबसे पास होने के बाद भी इसकी पहचान इसलिए नहीं बन पाई, जो ये कमी रही है सर हमारे डिपार्टमेंट्स की रही है। आपने देखा होगा किसी भी बाजार को बनाने के लिए टूरिस्ट सबसे पहले आके रोड मैप पढ़ता है, मैप में उसको शामिल नहीं करा गया है। दूसरी सबसे बड़ी जो हमारे सर एडी और नगर निगम की तरफ से साइन बोर्ड लगते हैं, मार्केट एमिटीज़ के बोर्ड जो लगते हैं, ये मार्केट, ओल्ड मार्केट, जबकि हमारी सर मैं अपनी शॉप पे चौथी पीढ़ी बैठ रहा हूँ और उससे पहले भी जैसे, तो ये कितनी पुरानी पुरानी दुकानें हैं, तो हम इसको क्यों नहीं फोकस कर पा रहे हैं? ये कम से कम ये काम तो जब तक हमारे जो डिपार्टमेंट है उन्हीं का ही है ना सर। साइन बोर्ड तो बोर्ड पे वो ही लगाएंगे ना, ये मार्केट इधर है, टूरिस्ट आए। और सर हमारा मार्केट सबसे ऐसा मार्केट है जिसमें कोई वो नहीं होता है सर, किसी कमीशन नहीं देनी है, विदाउट कमीशन है, टूरिस्ट को और बेनिफिट हो सकता है, रोजगार भी लोगों के बढ़ रहे हैं, छोटे छोटे दुकानदार, बड़े बड़े दुकानदार सभी हैं मार्केट के अंदर, गोल्ड की दुकानें, मसालों की दुकानें, चाय की दुकानें। अभी टूरिस्ट इधर उधर भटका के ले जाते हैं, तो सर आपने देखा है कितने कितने केसेस आए हुए हैं कि उसको ऐसा कर दिया, 10 की चीज़ 2000 की बेच दी। तो ये सबसे बढ़िया, ये तो गवर्नमेंट की वो है ना, उनको फिर आप चाबुक चलाते हैं, उससे बढ़िया आप अपने चीज़ें तो सही करें ना, मार्केट पर आप साइन बोर्ड लगा के रखें और जो दिशा निर्देश दे रहा हो टूरिस्ट को कि भाई आप इधर की तरफ जा सकते हैं, मार्केट सेफ है और ये मार्केट पुरानी प्राचीन मार्केट है, तो उनको भी मालूम चलेगा पुरानी मार्केट है, पुराना सामान भी मतलब अच्छे अच्छे चीज़ें ये मिल सकती हैं। तो इसके लिए सर थोड़ा सा मैं कमी इनकी मानता हूँ कि जो हमारे डिपार्टमेंट के लोग हैं, एडी और नगर निगम, ये थोड़ी सी उनकी कमी है। कई बार लिख के दे चुके हैं हम, लेकिन देखते हैं सर कब तक सुनते हैं। नहीं, ये मैंने एक चीज़ और देखी सर कि गवर्नमेंट की तरफ से ऊपर से सारी चीजें क्लियर होती हैं, पर जो नीचे के जो स्तर लोग हैं वो सही से काम ही नहीं करता अपना। बहुत सर ये आपने ये ऐसी बात पकड़ी है, मैं अभी थोड़े दिन पहले की बता रहा हूँ सर। मैंने डिपार्टमेंट को, नगर निगम को एक लेटर लिखा। मैंने कहा सर ये डिस्पेंसरी बननी है, और क्या हम मिले पर्यटन मंत्री जी से, ठाकुर जयवीर सिंह जी से, मंत्री से मिले, बहुत अच्छा स्वभाव रहा, उन्होंने बहुत सुनी व्यापारियों की। ये है कि फोकस बहुत अच्छा है व्यापारियों पे, व्यापारियों की सुनते हैं। तो मैंने उनको बताया, उनको भी बेसिक मुद्दा रखा, उन्होंने तुरंत ही डीएम साहब को भेजा। डीएम साहब ने अपनी आंखें एडीए में और नगर निगम में भेजी। फिर हम मंडल आयुक्त साहब के पास भी गए थे, दोनों को मार्क करके भेजा था, मंडल आयुक्त साहब ने भी नगर निगम में भेजी। तो नगर निगम से क्या आंखें आती है, ये डिस्पेंसरी हम बनवा रहे थे लेकिन एएसआई ने आके रुकवा दिया, जबकि मिशन वो हो ये रहा था। टाइम उन्होंने जो लिया था, टाइम बाउंड वो नहीं किया था, और एक उन्होंने रीफर्बिश की परमिशन ली थी, मतलब रिपेयरिंग की, और उन्होंने ढांचा गिरा दिया था, तो उसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कतें आई थी। कोई बात नहीं, इसको सॉल्व कर सकते हैं, अभी भी हमारे पास कवर्ड काफ़ी जगह है, हम उस पर रिपेयरिंग करके बनवा सकते हैं। तो उन्होंने लिख दिया कि एएसआई अब हमें परमिशन नहीं दे रही है। हम मंडल आयुक्त सर के पास गए, मैं सर ये तो वो कह रहे हैं कि ये परमिशन नहीं दे रही हैं, आप बताइए। उन्होंने तुरंत ही मैम को फ़ोन लगाया, सुप्रिटेंडेंट मैम को। सुप्रिटेंडेंट मैम ने हमें टाइम दिया, उन्होंने बताया सर कि पहले तो मैं आपको बता दूं, ये आख्या बिल्कुल गलत है, इसमें हमें परमिशन देने का राइट ही नहीं है। ये परमिशन मंडल आयुक्त सर से लेंगे, हमारे पास लेटर आएगा, हम अपनी उसमें वो लगाएंगे। और टॉयलेट और ये एमिनिटीज़ हैं, मतलब सरकारी, ये सरकारी बिल्डिंग जो भी 50 साल पुरानी जो बिल्डिंग है उसके परमिशन के क्लॉज हैं, अगर ये लिखेंगे ढंग से तो मिल जाएगी परमिशन। तो सर आप ये बताइए, एक ही सर्कल में हमें कैसे घुमाया जा रहा है? उधर से वो बोल रहे हैं कि ये मतलब कैसे भी सरकार, मतलब मुख्यमंत्री पोर्टल्स के थ्रू वो जा रहा है, तो उसमें भी गलत आख्या उनको कर रहे हैं, तो उसमें एक कानून नहीं बना हुआ है कि जो भी ये गलत आख्या करते हैं तो उसके ऊपर भी हमारे पास राइट हो कि ये गलत लिखा है, तो उनको भी थोड़ा सा मालूम चले कि सिस्टम का ज़्यादा दुरुपयोग वो ना करें। निचला आदमी उसको करना नहीं चाहता है, अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है सब, ये है सर इसके लिए राइट। इसलिए इंडिया के ज़्यादातर लोगों को सफ़र करना पड़ता है, दुकानें छोड़ के हम पब्लिक के लिए बना रहे हैं। मेरे घर की सड़क नहीं है, मैं आज तक एक लेटर नगर निगम में नहीं कहा कि मेरे घर की गली खराब है, प्लीज़ इसको बना दीजिए। हमने जो मुद्दे उठाए टूरिस्ट से लेके, पब्लिक से लेके, मेन रोड के, कि कल को हम पे दाग ना लगे कि अपने घर के लिए नेतागिरी करता है। बस ये है सर। सोशल मीडिया में 2 मिनट में उनका अहम निकाल दिया जाता है। जैसे आप अगर किसी का इस तरीके की हरकत करते हो देखते हैं और उसका कई बार वीडियो बनाए, तो 2 मिनट में सर उनकी पहचान बिल्कुल विलुप्त हो जाती है। तो इससे भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इन लोगों के, ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जहाँ उनको उनकी वैल्यू मालूम चलती है कि पब्लिक आपको क्या कहती है।
तो इससे सर थोड़ा चेंज तो आता है, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं सरकारी प्रोटोकॉल में भी इस चीज़ को करना चाहिए कि पब्लिक सबसे पहले, बिना पब्लिक के कोई सर्वेंट नहीं है, बिल्कुल। पब्लिक के लिए ही सरकार करती है, और पब्लिक के साथ ऐसा बर्ताव होगा तो सरकार को भी लिखना चाहिए कि कभी बर्दाश्त नहीं होगा, तुरंत नौकरी से सस्पेंड कर दिया जाएगा शिकायत मिलने पे। एक होना चाहिए करीबन 12 जेन्युइन शिकायत हो तो उसको नौकरी से तुरंत हटाया जाए। क्या ताजगंज में पर्यटक सूचना बोर्ड, दिशा सूचक बोर्ड और बाजार की ब्रांडिंग की कमी है? हाँ सर, ये मैंने अभी आपको जैसे कि बताया, ये बहुत ज़रूरी है सर। साइन बोर्ड होना बहुत ज़रूरी है, इससे हम टूरिस्ट के लिए प्लस जो अपने लोकल दिल्ली या इधर का क्राउड आता है तो सर उनके लिए बहुत ज़रूरी है। जिससे आजकल जैसे आपने बताया तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं सर जो थोड़ा सा लोगों को चीट कर देते हैं कि आप ऐसा ना करें, जैसे वारदात होते हैं। तो उसके लिए सर साइन बोर्ड होना बहुत ज़रूरी है। एडीए को और नगर निगम को ये समझना चाहिए, व्यापारियों से मिलना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए क्या क्या समस्या है। एक सबसे बड़ी डिपार्टमेंट की ये कमी है कि मार्केट में अगर कोई चीज़ दे रहे हैं तो आके उसको बनाना चालू कर देते हैं। अगर हमने कोई लेटर दिया, आप पूछो तो सही भाई किस तरीके से कैसे बनना है। अभी कुछ दिन पहले एडीए से हमने एक लेटर दिया कि कोपल पत्थर वहाँ टूट रहे हैं, जिससे सड़क पे रिक्शे चलते हैं तो गिरते हैं। मैम ने सुनी, 2-3 महीने में फाइल पास होकर हमारी आई, काम चालू हुआ, एडीए के कोपल पत्थर का काम चालू हुआ है ताजगंज में इस समय। लेकिन सबसे पहले हमें छोटे बाजार की तरफ, जैसे वहाँ व्यापारी ज़्यादा है, तो वो वाली रोड बनानी थी। ठेकेदार अपनी मर्जी से काम कर रहा है, उसका मन करा तो लेफ्ट में खोद दी, उसका मन करा तो राइट में खोद दी। जैसे वो ऐसा लगता है कि आज पंडित जी से पूछ के आया कि जी आज यहाँ नहीं वहाँ खोदनी है। बेसिक सच जो वहाँ रह रहा है वही तो उसके बारे में बताएगा। ठेकेदार को क्या मालूम कि कौन सी पहले ज़रूरी है। तो ये चीज़ की कमी है। प्रशासन को इसमें एडीए को और ये नगर निगम और इनको ठेकेदारों को बोलना चाहिए कि ये लेटर आया हुआ है, एक बार आप वहाँ से पूछें, सम्मानित जो वहाँ के दुकानदार हैं उनसे पूछिए कहाँ से पहले समस्या है, कैसे कर लूँ भैया, कैसे नहीं कर लूँ। कुछ लोग रोज लड़ाई होती है वहाँ पर, उसका बेसिक कारण यही है कि वो अपनी मर्जी से जैसे खोदता है तो दिक्कतें आती हैं। चीज़ें चेंज होने में अच्छी बात है, सरकार काम करेगी, लेकिन अगर तरीके से करेगी तो ठीक, उनको भी दिक्कत नहीं आएगी और अच्छा वातावरण हो सकेगा सर। आपके अनुसार ताजगंज 500 मीटर के नियम में कौन कौन से बदलाव होने चाहिए? सर जो मैंने आपको सबसे पहले बताया सर, वो अमिटमेंट बहुत ज़रूरी है। सर लोग ये ऊपर वो उनकी प्रॉपर्टी सर ज़ीरो हो गई है, वैल्यू नहीं है सर। ताजगंज में प्रॉपर्टी की कोई वैल्यू नहीं है। मेरा 300 गज का मकान, यही चीज़ आज अगर यहाँ पर कुछ नहीं होता तो सबसे महंगा बिकता सर ताजमहल के पास। लेकिन इस नियम के बाद मेरे मकान की कोई वैल्यू नहीं है। हाउस टैक्स मैं उतना ही पे करता हूँ जितना मुझे मतलब और दे रहे हैं वहाँ का, जिसकी 2 लाख रुपए कीमत है ज़मीन की वहाँ फतेहाबाद रोड में, वो भी वही हाउस टैक्स देगा। जो हमारा है सर वो भी वही हाउस टैक्स देगा। अभी तक हमारा सर्कल रेट नहीं बढ़ा है। तो सर इस नियम की, एएसआई का जो नियम है सर, ये जो मैंने बताया था अंग्रेजों वाला जो चल रहा है कोर्ट में, इसमें सर अमिटमेंट की ज़रूरत है। 100 मीटर के अंदर अगर मकान है और उसकी हालत ख़राब हो रही है और वो गिरासू है, पब्लिक रह रही है, वो नहीं जा सकता, नया मकान नहीं खरीद सकता, उसको बनवाने की ज़रूरत है। एडीए को चिन्हित करने चाहिए। और मेरे ख्याल से जिस तरीके से उन्होंने जनता को गुमराह करके रखा हुआ है, मैं तो कभी हम कोर्ट गए इनके फैसले के खिलाफ तो हम तो कोर्ट से यही कहेंगे, ऑनरेबल कोर्ट से हम यही दरख्वास्त करेंगे, जिस तरीके से हालत इनकी वजह से मकानों की हुई है तो चिन्हित करके इन्हीं के डिपार्टमेंट से उसी पैसे से इनके मकान बनने चाहिए। ये सर हमारा सबसे पहला रहेगा। और हम चाहेंगे अपने एमपी से हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, जो भी हमारे आगरे के जो भी हमारे सम्मानित एमपी हैं जो चुन के भेजे गए हैं और जो राज्यसभा से चुने गए हैं और जो जैसे चुने गए हैं, कि आप अपना मुद्दा तो उठाएं। ताजगंज के 500 मीटर के लोग भी आपके ही लोग हैं, आप ही को वोट करते हैं, हमारे लिए अलग से कोई वोट नहीं है कि अलग से हमें कोई वोट देने की वो नहीं है। तो प्लीज़ इसको देखिए, ताजगंज का दर्द समझिए, पब्लिक से पूछिए वास्तव में उनकी दिक्कत है, पास बनाने में दिक्कत है, सब चीज़ों में दिक्कत है। तो मेरा आपसे निवेदन है, जितने भी हमारे एमपीज़ हैं, हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है, अमेंडमेंट की ज़रूरत है। आप आवाज़ उठाएं, ताजगंज की आवाज़ उठाएं, थोड़ा बदलाव लाएं एएसआई के नियमों में, तो ये बहुत ज़रूरी रहेगा सर। क्या वर्तमान के जो रूल हैं व्यापारियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं? बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं सर। अब आप ये बताइए, एक सीधा सारा दुकानदार, वो बेचारा अपना काम करते हुए रोजगार कर रहा है और उसकी छत गिर गई बारिश में, जिस तरीके की बारिश हुई। अब मैं उस छत को बना रहा हूँ, दुकान मेरी है, तो आपका एक नोटिस आता है एएसआई से और उस पे आप कह देते हैं कि इस छत को तोड़ो क्योंकि आपने नई बनाई है, जबकि नया तो मेरा निर्माण ही नहीं है, मेरी छत तो बारिश में गिर गई।
परमिशन लेने जाओ तो 100 मीटर में परमिशन नहीं मिलती है, तो 100 मीटर वालों के लिए परमिशन नहीं है, वहाँ पर भी ऐसे ही बिना कानून के आधे वो मना कर दिया जाता है। जैसे आपने बताया ना निचले स्थल का आदमी, तो सर उसको बनाने के लिए मेरे ऊपर मुकदमा ले जाता है, मतलब जो आदमी है जिसके ऊपर, तो सर कितनी पीड़ा वाली बात है। उसका टूटी हुई दुकान का हाउस टैक्स दे रहा है, सब दे रहा है, और फिर भी उसकी दुकान जिससे उसका रोजगार आजीविका चलती है सर, उसके परिवार के बच्चों की पढ़ाई उसकी वजह से रुक गई, तो उसको वो बनाने नहीं देते हैं सर प्यार से। सर इसलिए बहुत ज़रूरी है कानून में चेंज लाना, बहुत ज़रूरी है सर। ये लोगों का दर्द है सर वहाँ का, ये आवाज़ मेरी है लेकिन दर्द वहीं का ही है सर। क्या सांसद और विधायक इस मुद्दे को पर्याप्त रूप से उठा रहे हैं? सर बिल्कुल नहीं, कोई मुद्दा ही नहीं है 500 मीटर का। सर आप ये बताइए, अभी एक मुद्दा आया था व्यापारियों एडीए के और कुछ गलत फैसले की वजह से, वहाँ का बताया गया था कि व्यापारी नहीं होता, व्यापार बंद कर दिया जाएगा। उसके लिए हमारे संदीप अरोड़ा जी अंकल जी वो पूरी लड़ाई लड़ी, उन्होंने काफ़ी कोर्ट तक गए, सुप्रीम कोर्ट तक गए, जनता भी उनके साथ खड़ी हुई, सब एक एक पब्लिक। मुझे अभी तक याद है जिस तरीके से उन्होंने ह्यूमन चैन बनाई थी पूरे ताजगंज में, हाथ से हाथ पकड़ के लोगों को जागरूक किया था ताजगंज के लिए, और एक ऐतिहासिक एक जीत मिली जिसमें वो अभी लड़ाई लड़ रहे हैं, सब वो ही जानते हैं। मतलब काफ़ी अच्छा उन्होंने उसमें करा, चीज़ें निकाली बेसिक्स। तो मेरे को लगता है सर अब समय आ गया है, ताजगंज के जो मकान हैं और ये है, इसके लिए सांसद और जो हमारे एमएलए साहब हैं इनको ज़रूरी है, हमें अपना वकील करने से बढ़िया हमारा पक्ष अगर ये रखें पब्लिक के लिए तो वो भी तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा ना सर। अब सर सुप्रीम कोर्ट जाने का मतलब सर लाखों रुपए का खर्चा, तो यही कहने का मतलब है सरकार को अब इसमें आना चाहिए। ये पब्लिक भी इनकी ही है, तो इनके रोजगार को बढ़ाने के लिए, इनकी दुकानों को बढ़िया करने के लिए, इनके मकानों को बढ़िया करने के लिए, टूरिस्ट में इम्पैक्ट बढ़िया चाहे और हमारी छवि अच्छी हो, हम देश में अपना नाम अच्छा कर सकें। सर आप दशहरा घाट जाइए सर, बहुत प्राचीन वो है, मैं हर रोज लोटा चढ़ाने जाता हूँ, शिव जी को मानता हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है सर मुझे जाके, वहाँ बहुत सुकून मिलता है। सर उसकी हालत ऐसी कर रखी है दशहरा घाट की, सर उसको बनाना चाहिए, इनको घाट को प्रॉपर करना चाहिए। आरती व्यवस्था जो वहाँ पंडित जी हैं, जो संस्था उसको चलाती है दशहरा घाट को, उनको करके देना चाहिए सर इनको, कि भाई आप अपने घाट को अच्छा करें। सब टूरिस्ट ताजमहल से देखेंगे कितना अच्छा घाट लगता है, रोज शाम को जाएंगे, टूरिस्ट भी वहाँ जाके आरती कर सकता है। तो सर एक बांध है सर, जिसको बन जाए तो वहाँ बहुत अच्छा हो जाए। और ताजमहल सर आप देखेंगे पीछे से तो ऐसा लगता है कि नाले का पानी बह रहा है सर, बहुत गंदा, बहुत गंदा है सर। और वही चीज़ सर आप ताजमहल के पास वो इतने सालों से दिखा रहे हैं, उसके ऊपर कोई काम नहीं सर, प्रॉपर कोई काम नहीं टोटल। मैं तो सर अभी मेरा विश्वास उठ गया सभी गवर्नमेंटों से, सब आते वादे करके हैं लेकिन सबका वही काम है सर, अपना काम बनता, अपना काम बनता है सर, बाढ़ में जाए जनता। ये रोड है सर इतनी परेशान है, पब्लिक इतनी परेशान है, कोई प्लानिंग नहीं, एक तरफ से सब फोड़ देंगे सर, सभी रोड आने जाने वाली ताजमहल के पास, एक प्लानिंग नहीं है सर, पहले ये काम कर लें कि उसके बाद ये कर लें। और सर बहुत बुरा हाल कर रखा है, कोई प्लानिंग ही नहीं है, कोई विधायक सांसद देखने को तैयार नहीं है कि पब्लिक कैसे परेशान हो रही है, किस तरीके से ताजमहल में इतनी पब्लिक आती है, कैसे उसका ये हो रहा है, और जहाँ मर्जी आती है सर उसी दिन वहाँ बुलडोजर। और इनका सिर्फ ध्यान इन चीज़ों पे ना होके बस इस पे है, पहले रोड बन गई और उसने कही अभी इस पाइप को जो दूसरी वाली पाइप डलनी है ना अभी इसको रोक के चलेगा, टूटेगी और फिर बनेगी तभी तो मजा आएगा। तो इसी चीज़ों पे सर ज़्यादा ध्यान है सर, ये थोड़ा सा मेरा सर ये है, एक पाइप पहले डलती है। अभी मैंने सर मुद्दा उठाया सर वहाँ का कि हमारी तरफ एक लाल किले की तरफ रोड जाता है पुरानी मंडी से, सर पहले एक पाइप टूटी वहाँ पर, तो काफ़ी दिन रोड बन रहा, फिर आके अब गंगा जल को ध्यान आया कि भाई हमें भी तो अपना इसमें डालना है, फिर उन्होंने खोद दिया सर, फिर वहाँ खोद दिया और अभी तक उसमें गड्ढे हो रहे हैं रोडों से। सर हमारी तरफ का एक होनहार अच्छा मतलब बहुत बढ़िया व्यक्ति, अच्छा परिवार, छोटी बेटी, सर उस रोड की वजह से कई बार दिया हुआ है इसमें वो होने चाहिए सर, डिवाइडर होने चाहिए, टूरिस्ट रोड है काफ़ी, वो बेचारा भोलेनाथ जी की अपनी भक्ति करके आ रहा था सर, और ऐसा डिवाइडर नहीं होने के कारण और गड्ढे होने के कारण बस उसके ऊपर चढ़ गई सर, एंड मतलब उनको अपनी जान से हाथ देना पड़ा। सर छोटी सी बच्ची है उसकी 5 साल की है, मतलब आदमी की लाइफ की सर कोई कीमत ही नहीं है। आदमी घर से निकला पूजा करने, पता चला वो घर पे वापस ही नहीं आया सर, उसकी घरवाली मतलब वाइफ पे क्या बीत रही होगी, उसकी माँ पे क्या बीत रही होगी, 5 बहनें थी उन पे क्या बीत रही होगी सर। हम तो जाएंगे सर एक दिन का शोक, जाएंगे वहाँ खड़े होंगे, लेकिन जो सर परिवार
उसको खोता है ना, बाप का दर्द सर बच्चा ही समझ सकता है। हम भी बिना बाप के बड़े हुए हैं, तो हमें सर वो दर्द मालूम है। दुनिया की सब चीज़ें सही है, लेकिन बाप सर बाप ही होता है सर। तो जान चली गई सर। डीएम साहब ने या प्रशासन ने इतनी खबर चली कि भाई उसके घर वालों को चेक दे दिए होते हैं, या जो हमारे राहत कोष है, क्योंकि वहाँ पर खुदाई चली थी, गड्ढे थे जिनकी कमी थी, उन अधिकारियों की तरफ से उनको परिवार को और मजबूत, सर कुछ नहीं। बहुत बुरा लगता है सर कि एक आदमी की, एक इंसान की कोई वैल्यू नहीं है सर। बहुत मतलब उस सरकारी गलती और झेलनी भी हम लोगों को पड़ती है सर। सिस्टम में बदलाव आने के लिए ज़रूरी है सर, बहुत ज़रूरी है। आज हम अमेरिका की तरफ देखते हैं, चाइना की तरफ देखते हैं, तो वैसे नियम भी फॉलो करने पड़ेंगे। आपको लगता है कि जिस हिसाब से ये जो चल रहा है हमारा देश, और ये कहते हैं कि हम रूस को, चाइना को हम टक्कर देंगे, मेरे को नहीं लगता 100 साल और पीछे आगे चले तब भी नहीं कर पाएंगे। सर इसका सबसे बड़ा कारण है ना, हम जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। हाँ, ये बात कही ना आपने। सर आज देश में क्या है? जातिवाद ये बन रही है सर। मैं कहना नहीं चाहता हूँ जैसे किसी विशेष उनके लिए, जैसे अपने अपने संगठन अलग अलग बना रहे हैं कि मैं ये फलाना समाज से, ये हमारा संगठन, ये हमारा फलान। जिस सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, जो हमारे वो थे, उन्होंने एक माला में सबको पुरवा था, उसको सर माला को ये धीरे धीरे तोड़ रहे हैं जातिवाद करके। हमारे देश में अलग अलग संगठन हो गया, आज इसका संगठन, आज उसका संगठन, आज उसका संगठन। मैं हिंदुस्तान हूँ ऐसा कोई संगठन ही नहीं है सर। सर तोड़ रहे हैं सर। ये मैं देख रहा हूँ सर, ये आगे नहीं जा रहे और पीछे जा रहे हैं सर। आज हमें अलग अलग संगठन को, अगर मैं अरोड़ा हूँ तो मेरे को अरोड़ा को सबको जोड़ के, या किसी अलग समाज से हूँ तो उनको जोड़ के, सर ये नहीं होना चाहिए। पहले हम देश के हैं, सब हमारे हैं सर। जब तक अमेरिका में आपने सर कभी सुना है कि कास्ट सिस्टम है? नहीं। कि फलाने ये हैं, फलाने ये हैं। तो ऐसा सर विदेशों में अगर हमें उनसे लेना है तो उनके चीज़ों को भी तो समझना पड़ेगा सर। टैक्स अच्छा है वहाँ पर, पढ़ाई और दवाई। हमारा देश तो आधे से ज़्यादा सर पहले, सबसे पहले हॉस्पिटलों में ही जा रहा है। किसी के परिवार में थोड़ी सी कमी हो, 5 लाख का खर्चा है, ये लाख का खर्चा। आप देख रहे हैं सर किस तरीके से हमें लड़नी पड़ रही है। जब तक बेसिक इंटरफे ये काम नहीं होगा, बेसिक इंटरफे ये काम नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। सबसे पहले एक, कोई जातिज़म नहीं। दूसरी बात, सबसे पहले सर ये होना चाहिए कि अपना स्कूल, पढ़ाई सबसे पहली चीज़, और शिक्षा। इन चीज अगर काम करेंगे तो सर हम रूस क्या, हम अमेरिका क्या, हम सबसे टक्कर ले जाएंगे। लेकिन इन चीज़ों को पहले फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपको सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री जी से आपको डायरेक्ट बात करने का मौका मिले तो सबसे पहले आप क्या मांगेंगे? सर मैं तो आपको, जैसे मैंने शुरुआत करी थी, मैं कहना भी वही चाहूँगा। मैं सर, ताजगंज मेरी मातृभूमि है। मैं अपने छोटे से हिस्से के लिए मैं उनसे हाथ जोड़ के और दंडवत प्रणाम करके मैं कहूँगा, पहले यमुना मैया के पास बहुत एक अच्छा उनका हिसाब होना चाहिए सर। वहाँ पर यमुना मैया बहुत कष्ट में बह रही हैं सर। वहाँ नाले का पानी हम लोगों से नहीं देखा जाता सर। सबसे पहले तो उस चीज़ को मैं करने को कहूँगा, और उनसे कहूँगा टूरिस्ट को बढ़ाने के लिए वोटिंग और अच्छे अच्छे कार्यक्रम करे जाएं, जिससे लोगों का टूरिस्ट रुके भी। अगर बाहर से टूरिस्ट आ रहा है तो आगरा में रुके, तो जिससे होटल इंडस्ट्री को सर बहुत फ़ायदा होगा, जिससे हमारे लोकल व्यापारियों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। ऐसी चीज़ें वहाँ करने के लिए बहुत ज़रूरत है सर। और उनसे मैं ये और मांगूंगा कि हमारे ताजगंज की जो आसपास जो कि हमारा कानून चल रहा है, इसमें सब लोग सर मिडिल क्लास हैं, कोई ऐसे ज़्यादा पावरफुल और पैसे वाले लोग नहीं हैं। तो अपना वकील, सरकारी वकील सर हमारे लिए अगर वो करें, और ये परमिशन थोड़ा बनाने, जैसे 100 गज की दूरी में मकान नहीं बना सकते हैं, 100 मीटर में, तो इस चीज़ों को थोड़ा सा बदलाव की ज़रूरत है सर। जब मकान उसका, उनकी रजिस्ट्री, वो रह रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, तो सर ऐसी कोई चीज़ मुझे बता दें वो कि इसकी म्याद है कि मकान की 100, मतलब हमेशा के लिए म्याद है उसकी। हर चीज़ की एक सर एक लिमिटेड टाइम होती है। तो सर ऐसा क्यों? ये लोग भी तो इनके ही हैं सर। इनका मकान इनके ऊपर गिरेगा, क्या उनको अच्छा लगेगा? तो सर थोड़ी चेंज आने की ज़रूरत है। मैं पहले ही दंडवत प्रणाम करके मुख्यमंत्री जी को मैं यही कहूँगा कि इस तरफ देखें। ज़रूरी है, हमारी बात अभी तक हमारे पर्यटन मंत्री जी तक पहुंच गई है। आगे उम्मीद करेंगे वहां तक भी अगर पहुंचती है तो हम ये बात सबसे पहले अपने ताजगंज के लिए रखेंगे सर। और हमें देश विदेश से कोई मतलब नहीं है सर। पहले जी जी सर, आप बार बार कहते हैं कि ताजगंज की जो प्लानिंग है उसको ज़रूरत है, उसका क्या मतलब है? सर हर एक सर शहर में आप चले जाइए, बिना प्लानिंग के सर कुछ नहीं होता है। लेकिन हमारे यहाँ प्लानिंग बाद में होती है, पहले जो प्लानिंग कर चुके हैं उसको खोदने की प्लानिंग पहले हो जाती है।
तो मेरा कहने का मतलब यही है सर, इससे पैसा भी लोगों का बचे सर। आफ्टर ऑल कि हम सब टैक्स का ही तो पैसा है सर। जो काम होते हैं ये किसके पैसों से होते हैं? तभी तो कहा जाता है जनता सर्वोपरि है। पहले जनता, उसके बाद शासन, उसके बाद मतलब प्रशासन शासन। तो मेरा कहने का मतलब है जो प्लानिंग ऑफिसर होते हैं अपनी सिटी की, उनको देखना चाहिए कि ताजमहल की वजह से आगरा का नाम है सर। आज ताजमहल नहीं हो तो मेरे ख्याल से आगरा में ज़्यादा इतना टूरिस्ट कभी फॉलो आए नहीं हो। एक तरीके से आगरा का एक ब्रांड है, तो अगर हम उसके लिए ही नहीं कर पाए तो फिर क्या फ़ायदा सर? ऐसे इतना लाखों रुपए, इतना करोड़ों रुपए उसका करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है सर। प्लानिंग करके इस पे करने की बहुत ज़रूरत है सर। ताजमहल के पास के जो टूरिस्ट और जो व्यापारियों के लिए ऐसा क्या करना चाहिए जिससे उनको बिजनेस मिले और जो टूरिस्ट है वहाँ आए? सर सबसे पहले ताजमहल के आसपास काफ़ी अच्छे व्यापारी हैं, पुराने व्यापारी हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी वाले व्यापारी हैं। उनको सर दुकानें जो उनकी पुरानी टाइप की बनी है, शटर नहीं है किसी दुकान पे, लकड़ी के दरवाजे से बंद कर रहे हैं, सबसे पहले तो सर चिन्हित करके उनको परमिशन देने की ज़रूरत है। आप अपनी दुकान को और अच्छा करें। कुछ रास्ते ऐसे गांव के हैं सर, जैसे नगला पैमा हुआ, ये हुआ, उनको सिटी में जोड़ने की ज़रूरत है अच्छे तरीके से, क्योंकि आज ताजमहल के पास अगर वो नगला पैमा का अगर रास्ता जुड़ जाता है तो सर काफ़ी व्यापार मिलेगा लोकल व्यापारियों को। उसके अलावा सर टूरिस्ट है, टूरिस्ट भी अगर जैसे जाना चाहे, नगला पैमा बहुत अच्छा, तो जैसे किसान खेती कर रहा है, कुछ बाहर से लोग आते हैं देखना चाहते हैं, तो वो चीज़ उसको सर थोड़ा बढ़ावा करके उसको टूरिस्ट में और ऐड किया जाए। फर्टिलाइज़र कैसे हम कर रहे हैं या उनकी तरफ और ध्यान दिया जाए। जब रास्ता जुड़ेगा ना सर तो उससे लोकल व्यापार तो बढ़ेगा बढ़ेगा, और जब सरकार हमें परमिशन देगी अच्छे दुकानदार और मजबूत होंगे, अच्छी दुकानें बन सकेंगी। थोड़ा थोड़ा नाइट में जो कैफ़े कुछ ऐसे चल सकें जिनसे टूरिस्ट आके रुके, अपना चहल पहल हो सके। यमुना नदी के आसपास भी सर हमारे पास बहुत जगह है, बहुत अच्छा दिखता है, बहुत अच्छा व्यू आता है रात में। अगर आप ताजमहल का व्यू देखें तो एक अलग ही अद्भुत होता है सर। तो वहाँ कुछ ऐसे करने की ज़रूरत है। एक प्राचीन हमारा भोलेनाथ का मंदिर है, उसको भी डेवलप करने की ज़रूरत है। और भी जो चीज़ें हैं वहाँ पर, और भी जो बनी हुई हैं, तो उनको भी और अच्छी तरीके से लाइटिंग करने की ज़रूरत है, टूरिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है। ये सब हम करेंगे तो सर हमारा व्यापार तो मजबूत होगा ही होगा, और बहुत अच्छा सर वो भी जाएगा कि हम काफ़ी सेंचुरी में आगे बढ़ रहे हैं। तो थोड़ा चेंज आने की बहुत ज़रूरत है सर। जी सर, आपने मुख्यमंत्री पोर्टल और जन सुनवाई केंद्रों पर बहुत ज़्यादा शिकायतें की, तो वहाँ से क्या परिणाम मिला आपको, क्या रिजल्ट मिला आपसे वहाँ? सर काफ़ी रिजल्ट मिला सर, कुछ काम तो बहुत हुए। अभी दशहरा घाट और उनको वहाँ पर सर पीछे ये जो हमारा नगला पैमा के लिए रास्ता पड़ता है, उसी की वजह से वहाँ लाइटें लग पाई, अच्छी रोशनी होने लगी। और सर काफ़ी शिकायतें हमारी हुई, और काफ़ी छोटी शिकायतें भी उसमें आख्या लगा के दे दी गई कि हमारा काम चल रहा है, हम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो ये है कि ओवरऑल मेरा वहाँ पर 50% एक्सपीरियंस रहा सर। जो अधिकारियों की कार्यशैली होती है उसमें आपको क्या सबसे बड़ी कमी दिखाई देती है? बेसिक चीज से वो भागने की कोशिश करते हैं सर। जब मेहनत वाली चीज दिखी कि हाँ इसमें थोड़ी सी मेहनत लगेगी, वो गोलमोल जवाब देने लग जाते हैं सर। वो चीज गलत है, उनको समझना चाहिए। आज वो अच्छा कार्य करके जाएंगे, वहाँ की जनता उनको याद रखेगी, और बिना कार्य करे वो चले जाएंगे तो वहाँ की जनता उनको ये भी ध्यान रखेगी कि हमारा अधिकारी ऐसा था। मतलब वो अपने बातों से नहीं, तो ये मेरे पास एक्सपीरियंस रहा है, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा उन अधिकारियों के, तो काफ़ी ये दिखते रही हैं सर। अगर आपको ताजगंज एरिया के लिए जिम्मेदार नागरिक नियुक्त कर दी जाए, 100 दिनों आप क्या सबसे बड़ा बदलाव करेंगे? सर अगर 100 दिन के लिए अगर मुझे नियुक्त करा जाता है तो सर कोई नहीं, ये तो मैं मजाक में ले लूँगा, लेकिन बात असली कहूँगा। तो सर मैं सबसे पहले अपना जो हमारी डिस्पेंसरी है लोकल, मैं पहले उसको ठीक करने की कोशिश करूँगा। दूसरा नंबर मेरा सर स्कूल को मैं पूरी तरह स्वस्थ करने, जिसमें गरीब बच्चे आके पढ़ सकते हैं और देश का भविष्य है वो पता नहीं कहाँ का जाके बैठेगा, तो पहले मैं उसके काम करूँगा। उसके बाद सर मैं, अगर मेरे को टाइम मिला और सुप्रीम कोर्ट अगर मेरा कहना मान लेती है, तो मैं उनको सबसे पहले जो लोकल जो हमारे जो आय से नीचे व्यक्ति हैं, उनके मकान सर जो टूटने को उनके ऊपर गिर सकते हैं, बस उससे बचाने के लिए कहूँगा। ये मेरे 3 मुद्दे सबसे पहले रहेंगे सर। सर बहुत सारे लोग मैंने आपसे सुना और जाना आपके बारे में, तो मेरे को ऐसा लगता है कि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसलिए आप मुद्दा उठाते हैं। तो जो लोग देख रहे हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर ऐसा है सर, मैं आपको बताऊं, ये नगर निगम की डिस्पेंसरी थी। मैं भी लोकल बात करता हूं, मैं कभी विधायक, सांसद और यहाँ तक कभी ना मतलब है। तो सर अगर मुझे लगा कि मुझे नगर निगम जाना पड़ा, हमारे विधायक, हमारे पार्षद अपनी आवाज़ ढंग से नहीं उठा पा रहे हैं या कोई बात होती है, तो मैं सर इसके लिए
चुनाव लड़ने की सोचूंगा, लेकिन अगर मेरे काम वैसे ही हो जाते हैं, जैसे संगठन के माध्यम से काफ़ी संस्थाएं सुनती हैं हमारी, काफ़ी अगर हो जाते हैं, तो मुझे चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसी समाज सेवा करता रहूँगा और हमेशा खुश रहूँगा। मेरा सिर्फ ये है, और फिर पब्लिक चाहेगी, हमारी लोग चाहेंगे, जो हमारे चाहेंगे वो कि हाँ नहीं ज़रूरी है अभी यहाँ पर आना, क्योंकि दिखते बहुत हैं। तो अगर वो कहेंगे तो बिल्कुल, कोई इसमें दिक्कत क्या है। अगर आपको कोई राजनीति की पद मिले तो आप क्या कार्य जारी रखेंगे? सर मेरे पास, सर मैं आपको बताऊं, जैसे कि हमारे पास सर अपनी दुकान है, हाँ। मेरी फैमिली भी है, उसके अलावा होटल सप्लाई भी है, तो उसके बाद सर मैं समाज सेवा करता हूँ अपने लोकल के लिए। तो पार्टियों की सर मैं जिम्मेदारी इसलिए नहीं बताता हूँ क्योंकि पार्टी में जाने के बाद आदमी को चापलूसी करनी पड़ती है सर, और वो मुझसे हो नहीं पाती है सर। मेरा ये है कि अगर मुझे काम फ्रीडम दिया जाए, लोगों के लिए करने को दिया जाए, तो मेरे पास सर मैं कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ, आगे चीज़ें ले जाने में सक्षम हूँ। अगर मुझे किसी की सर वहाँ बजानी पड़े, जैसे कि ये करना पड़े, तो मैं सर फिर तो किसी पार्टी में जाने की सोचूंगा भी नहीं सर। ये मेरा रहेगा। मेरे लिए सबसे पहले मेरी मेन जो है, मेरे ताजंज के लोग हैं, वही मेरी पार्टी है, वही मेरे सब है। मैं अपने ताजंज के लिए बढ़िया करना चाहता हूँ, मेरा एम है। मैं सर ताजंज से बाहर की बात नहीं करता हूँ, पहले अपना ताजंज सर सबसे पहले। कुछ लोग आपकी आलोचना करते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर वो तो मेरे सबसे बड़े फैन हैं और मैं उनका फैन हूँ, वो तो मेरे प्रचारक हैं सर। आलोचना ये आदमी को सिखाती है, वो मुझे कम्पीट नहीं कर सकते, इसलिए पीठ पीछे मेरी बात बनाएंगे। क्योंकि सर अगर कोई आदमी आपको कम्पीट कर सकता है तो वो आपके बारे में बात ही नहीं करेगा। मैंने ये सर सीखा है। और जो मेरी बुराई कर रहे हैं कि ये है वो है, तो वो तभी कर सकते हैं क्योंकि वो मेरे बराबर पहुंच भी नहीं सकते, ना मेरे बराबर काम कर सकते हैं। सर काम करने के लिए सब कुछ झोंकना पड़ता है सर, अपना समय। मैंने सर आज तक जो बच्चे खेलते हैं ना, आज मेरा बेटा क्रिकेट खेलता है, खेलता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अपना समय अपने दुकान की वजह से अपने खेल कूद में नहीं दे पाया। तो सर ये तो मैंने मतलब हमारे प्रचारक हैं, इनको तो मैंने जितनी ये मेरी आलोचना करेंगे और मेरा प्रभु मेरे भोलेनाथ मेरे साथ हैं, उतना ही मुझे आगे ले जाएंगे। तो ये तो सर आपके प्रचारक हैं, इनको तो ये वैसे सर मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है कि मैं अपने ब्रांड को बनाने के लिए, अपने पोस्टर लगाने के लिए पैसा लगाऊं। तो ये सर मेरे पोस्टर हैं, ये मेरे फ्री के पैसे हैं और मेरे फ्री के हैं, मैंने मतलब मार्केट में है जो मेरी आलोचना करेंगे। क्योंकि सक्सेस यही है, आपकी पीछे जब तक बुराई नहीं होगी तब तक आपकी अच्छाई नहीं होगी। और मेरा एक दोस्त है, वो क्या कहता है कि जब तक आपकी 4 लोग बुराई ना करें तो पता कैसे चलेगा कि आप सक्सेस हैं? बस सर मैं यही कहने वाला था। लेकिन चलो ये बात बहुत अच्छी है सर, और इन चीज़ों से हमें घबराना नहीं चाहिए, इनको चुनौतियां समझनी चाहिए और अपने निरंतर अपने गोल, जो आपने गोल करा हुआ है उसको आपको निगाह रखनी चाहिए। ये तो सर इनके पास तो कुछ काम ही नहीं है, इनका क्या 2-2 पैक पीने और रात को अपनी बातें करनी। हमें सर मेन हमारा फोकस होना चाहिए, अगर आपने अपना एक हॉबी माना है इसको, आप चाहते हो आपका ताजन सुंदर दिखे, जो आपने एम माना है, जो बचपन से आपका सपना है कि ऐसा कुछ काम करो जिससे लोग हमेशा याद रखें, तो सर इन चीज़ों के बारे में सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ऊपर वाला उसी का साथ देता है जो सच्चे मन से काम करता है। और मैंने अपना 100% दिया है सर ताजिंज के लिए, और मुझे अपने ऊपर पूरा विश्वास है। मुझे नींद बहुत अच्छी आती है सब, मैं बहुत खुश हूँ अपने जो मैंने अपना त्याग दिया है या कुछ दिया है, तो ये मैं इससे अपने लिए बहुत खुश हूँ। मुझे कभी बुराई नहीं होती कि मैंने इतने साल अपने बर्बाद कर दिए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है सर। सर मेरा आखिरी आपसे सवाल है, सरकार, प्रशासन, सांसद, विधायक और अधिकारियों का आपका अंतिम संदेश क्या है? मेरा एक संदेश है, जो बेसिक्स चीज़ जो है वो अपने लोगों से पूछें। सांसद और जो हमारे विधायक हैं वो ये ना देखें कि मैं उनको वोट देता हूँ या उनके पास खड़ा हूँ या नहीं खड़ा हूँ, वो ये देखें कि वहाँ पर और भी पब्लिक रहती है, वो सबको देख के चलें। आज मेरे बोला जाएगा मेरे विधायक जी कौन है, तो वही तो जो मेरे उस समय के विधायक हों, चाहे मैंने उनको वोट दूं या नहीं दूं, लेकिन वो तो मेरे विधायक ही रहेंगे। ऐसे ही सांसद भी मेरे वही रहेंगे, ऐसे ही पार्षद भी मेरे वही रहेंगे। तो उनको सबका साथ लेके चलना चाहिए। अगर मैं भी उनसे अगर कुछ कह रहा हूँ कि सर ये ज़रूरी है लोगों के लिए, तो मेरी बात को भी इतना ही अहम देना चाहिए जितने और लोगों को बात के, क्योंकि वो सबके वहाँ पर जितने पब्लिक है उनके सबके विधायक, सांसद और वो हैं। मेरा कहने का मतलब है उनके बीच में जाएं, सिर्फ माला पहनने पे अपना वो नहीं कराएं, क्योंकि आगे आज का दौर ये हो गया है, सिर्फ जो वोट मिल रहा है मोदी जी और योगी जी की शक्ल पे मिल रहा है। और किसी और से पूछो तो हर दूसरा तीसरा आदमी ये कहता है अरे हम तो इसकी शक्ल पे वोट दे रहे हैं, हम तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा वही लोग गलत हैं जो गलत होता हुआ देख रहे हैं।
चीज़ों को सही करनी है। अगर आप नहीं कर पा रहे हो, आपको वोट देना है, तो उसकी बात करो, उसकी आवाज़ उठाओ, अपने मुख्यमंत्री, अपने प्रधानमंत्री जी तक ये बात पहुँचाओ कि साहब हमारे पास ये दिक्कत है और वाकई में काम नहीं हो रहा है। जब तक आप लिखेंगे नहीं, जब तक आप बोलेंगे नहीं, जब तक आप आगे तक बात नहीं पहुँचाएंगे, और एंड में जब बटन दबाने का टाइम आएगा तो आंख बंद करके यूँ ही कोई सा भी बटन दबाएंगे, तो आप फिर आपको आलोचना करने की कोई वो नहीं है, आप उसकी बुराई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप तो खुद गलत हो उनकी तरह। आपके पास कोई एम ही नहीं है जीने का, आपके पास कुछ काम ही नहीं है करने का, फिर तो वही आप गांधी जी के 3 मंदिर की तरह के, जहाँ बुरा बोलो ना, बुरा सुनो ना, बुरा देखो, तो फिर आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। आपके सांसद, मंत्री, उन जो भी हैं, सामान्य हैं, उनसे जाके अपनी बात करो, अपनी भारी भरकम से बात उठाओ। एक बार बात करो प्यार से, दूसरी बार बात करो सर थोड़ा विमन होके, तीसरी बार करें सर ठीक है कोई बात नहीं, अगर आप हमारा काम नहीं करते हम आगे अपनी अपनी तैयारी करते हैं, तो पीछे मत हटो, सक्सेस एक दिन जरूर आएगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ताजमहल की जो बाजार है वहाँ का 500 मीटर का आपने उसका मुद्दा उठाया, और आपने सबसे बड़ी बात है कि जो टूरिस्ट आता है, जो वहाँ का स्थानीय जो व्यक्ति है, अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, अगर हाल कोई बीमारी हो जाती है, तो उसके लिए वहाँ कोई इलाज के लिए कोई सही से हॉस्पिटल से या डिस्पेंसरी नहीं जिससे वो बच सके। और आपने बताया कि वहाँ के जो लोग रह रहे हैं उनको जो छत है उनकी पीरियडर जो है, उनको आप बता रहे थे कि बनाने की अब अनुमति नहीं मिल रही है, मतलब उसको क्या कहते हैं, रिन्यू भी नहीं कर सकते। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, और मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से पूरी कोशिश करूँगा कि इसको लोग देखें, जिससे ये आवाज़ मुख्यमंत्री जी तक जाए, योगी जी तक जाए, जिससे वहाँ के जो लोग रह रहे हैं, हमारा जो आगरा है, जैसे आगरा का नाम आता है ना, तो सबसे पहला आता है ताजमहल। अगर कोई किसी से इंडिया से बाहर विदेशों में या इंडिया में कोई बात करता है कि आगरा जाना है, तो सबसे पहले क्या आता है उसके माइंड में? ताजमहल। ताजमहल। अगर ताजमहल पे कोई व्यक्ति आता है और वहाँ की जो हालत दिखता है इतनी गंदी, जैसे आपने यमुना मैया का नाम लिया, वहाँ का मैंने भी खुद देखा है उस चीज़ को, कितना गंदा हो रहा है, जिसकी आप बैठना पसंद नहीं करेंगे। तो इस पॉडकास्ट को जो लोग देख रहे हैं, मैं आप सभी से अनुग्रह करूंगा, बाकी मेरी वीडियो को आप ना देखें, पर इस पॉडकास्ट को आप जरूर देखें, जिससे लोगों को कुछ, वहाँ जो लोग रह रहे हैं उनको कुछ सहूलियत मिले। भैया लोग मर जाते हैं, उनकी कोई कीमत नहीं होती। ऐसा बहुत, अभी दिल्ली में आपने देखा होगा कि 6 कमरे का रूम बनने, तो उसमें 27 या 28 रूम बना दिए, 27 लोग मर गए, 27-28 लोग मर गए। मतलब लोगों की जान की कोई कीमत ही नहीं है, लोग ऐसे ही मर जाते हैं। और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं वो काम नहीं करते हैं, तो प्लीज़ आप काम कर लिया करें, क्योंकि आप हमसे ही हैं। अगर हम ही आपके पास नहीं जाएंगे तो आपको गवर्नमेंट काम पे नहीं रखेगी, नहीं रखेगी। सत्य बात ये है ना, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि अगर हम लोग खुद ही सक्षम हो जाएंगे तो गवर्नमेंट आपको नहीं रखेगी, आपको बाहर निकाल देगी। तो आप प्लीज़ आप काम करें, आपको जो कर्तव्य मिला है, आपको जो सैलरी पगार ले रहे हैं ना हर महीने पर, वो हम लोगों से आती है, जो कि हर महीने आपको 1 तारीख को मिल जाती है। आप दिन महीने में छुट्टी भी करते हैं, उसकी आप एप्लीकेशन लगा देते हैं सर कि आज ये बीमार हो गया, आप जबकि कोई बीमार नहीं है, फिर भी आपको पूरा पैसा मिलता है। सही बात है, बिल्कुल, ये बिल्कुल आपने सही बात की। ये मतलब मैं वो चीज़ें हमें ये सब जानता है, पर व्यक्ति कोई बोल नहीं रहा है। इस चीज़ को हमें समझना चाहिए, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। जैसे आपने बात हुई थी कि आपने बोला था कि सर हम किसी मंत्री को या किसी अधिकारी को हम ब्लेम ना करें, हम जहाँ रह रहे हैं पहले अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं। जैसे हम अपने घर में रहते हैं उसकी साफ सफाई करते हैं ना, ऐसे हमारा कर्तव्य है कि जहाँ हम रह रहे हैं उस एरिया की साफ सफाई हमारा कर्तव्य है। तो जब हम अपनी कर्तव्य निभाएंगे तो आप अपनी निभाएंगे, भैया अपनी निभाएंगे, और कोई अपनी निभाएंगे, तो ऐसे हमारा जो देश है वो स्वस्थ बनेगा। फिर तो आपने जैसे एक बात और बोली थी कि गांधी जी के 3 बंदर, तो फिर तो पैसे बन जाइए, तो जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा। बिल्कुल सही बात है ना। तो ताजमहल के लिए इस पॉडकास्ट को, आप आगरा वासी हैं तो इस पॉडकास्ट को उन लोगों को जरूर भेजें जो ताजमहल से प्रेम करते हैं या अपनी प्रेमिका से प्रेम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसीलिए सर मैं इस कड़ी में एक बात और जोड़ना चाहूँगा जी, जो मैं बात करना भूल गया, और जो हमारी मेन कड़ी है, मीडिया को सर एक चौथा स्तंभ कहा गया है देश का। मेरे सभी सम्मानित मीडिया भाई जो हैं, जो वर्ल्ड क्लास, मतलब ताजमहल एक वर्ल्ड का मुद्दा है, तो इसलिए वहाँ देश, मतलब सभी पत्रकार आते हैं, लोकल भी, इंटरनेशनल भी, नेशनल भी। मेरा आपसे निवेदन है, ताजमहल के आसपास
खूबसूरती दिखाइए और अच्छा हो सके। सब सरकारें सर आती जाती रहती हैं, लेकिन जो हकीकत है जब तक आप नहीं दिखाएंगे सरकार को तो वो कैसे ठीक करेगी। हर किसी को मतलब उनका ही मतलब किसी गवर्नमेंट का चापलूस होने से बढ़िया है कि अपनी बात को थोड़ा सा अपनी सरकार तक पहुंचाएं। क्योंकि आपसे मेरा निवेदन है हाथ जोड़ के, ताजमहल का दर्द भी समझें। हर बात आप अपने अखबार में अवैध लिखते हैं कि अवैध मकान बन रहा था, ये अवैध, उसको देखिए सर, उसके बाप दादाओं ने खरीदा, उसकी रजिस्ट्री है, हाउस टैक्स दे रहा है, वो नगर निगम का जो जल कल बढ़ा है उसका टैक्स दे रहा है, जल निगम का टैक्स दे रहा है। तो सर प्लीज़ वो वैध है सर, उसकी अमेंडमेंट जो कुछ कानून हुए हैं उसको बदलने की ज़रूरत है, इसके बारे में कुछ लिखें। एक घर जब जिसका जाता है ना सर, उसका दर्द पूछिए। हर कोई वहाँ इतना करोड़पति नहीं है जो अपना मकान बदल के ले सकता है। मेरा आपसे निवेदन है, उसके आसपास जो कल्ट हो रहा है, जो जैसे डिस्पेंसरी है, स्कूल टूट रहे हैं, प्लीज़ इनकी बात भी लगाएं, जिससे हमारे जो काम हो सके वहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँचे और हमारे क्षेत्र का अच्छा विकास हो। मेरी आपसे यही निवेदन है। सभी पत्रकार महोदयों से मैं ये भी कहना चाहूँगा, आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं एक बार ये मेरी आवाज़ भी पहुँचेगी, तो ये मेरा एक वहीं की आवाज़ है सर जी। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर पत्रकार में बहुत शक्ति होती है सर, वो अगर अपनी कलम से लिखते हैं, अगर दर्द समझ के अगर जनता की लिखेंगे। लेकिन आजकल के दौर में क्या हुआ है सर, कुछ नए आ गए हैं, अधिकारियों को खुश करने के चक्कर में वैसी खबरें लिखी जाती हैं। अच्छी बात है, लेकिन सर मैं भी चाहता हूँ कि लोगों का दर्द भी लिखेंगे तो उनको भी बहुत दुआएं मिलेंगी सर। बिल्कुल। तो सर हम कुछ इस पॉडकास्ट को कुछ अच्छी बातों के साथ, भोलेनाथ की कुछ अच्छी बातों के साथ इसको हम विराम देंगे। महाकाल की अद्भुत लीला है, अद्भुत चमत्कार है, जिसको हम सब ने महसूस किया है कि महाकाल क्या है। करता करे न कर सके, शिव करे सो होय, तीन लोक नौ खंडों में शिव से बड़ा न कोई। हर हर महादेव, जय जय शिव शंकर। जय शंकर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भैया जी।